नमस्कार दोस्तों। तो क्या 283 सीटों पर मतदान होने के बाद में यह तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का डूबता हुआ जहाज अब भंवर में फंस गया है? क्या नरेंद्र मोदी इस कारण से बौखला गए हैं और झूठ और मक्कारी परोसने लगे हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े डिक्टेटर बन गए हैं कि इस देश की हर स्वतंत्रता छीन लेना चाहते हैं, हर अधिकार छीन लेना चाहते हैं और मीडिया को गुलाम बनाकर ही रखना चाहते हैं और रख रहे हैं? तो क्या राहुल गांधी ने उन्हें अब खुली चुनौती दे दी है कि यदि संविधान को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन संविधान खत्म नहीं होने देंगे? तो क्या राहुल गांधी की इस ताकत ने जो वो हाथ में लेकर चल रहे हैं वह संविधान की प्रति उसने नरेंद्र मोदी को डरा दिया है, उनके लोगों को डरा दिया है। इसलिए अब वो झूठ और मक्कारी परोस रहे हैं। जी हां, कमोबेश आज हालात यही है। नरेंद्र मोदी डर गए हैं और डर गए हैं जब 283 यानी 3 चरण में 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। निश्चित रूप से उसका जो मतदान का ट्रेंड है वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा संकट कारक दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी हाथ से अब सत्ता जा रही है और जो यह कहा जा रहा था कि दक्षिण में भाजपा साफ और उत्तर में हाफ होने जा रही है, अब यह बात सही साबित होने लगी है। नतीजतन प्रधानमंत्री घबराकर हताशा में, निराशा में जो झूठे और मक्कारीपूर्ण भाषण दे रहे हैं, मक्कारीपूर्ण इंटरव्यू दे रहे हैं और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। वो जिस तरीके से कहते थे 400 पार, अब 400 पार की ऐसी हवा निकली है कि कांग्रेस के न्याय पत्र ने उनको विवश कर दिया है कि अब आप फिर से अपने असली चाल चरित्र चेहरे पे आ जाइए, जो उनका नफरत वाला होता है। वही मंदिर, वही हिंदू धर्म को डराना, वही पाकिस्तान का डर दिखाना, वही मुस्लिम्स का डर दिखाना और अब मुस्लिम्स पे भी डोरे डालने के प्रयास हो रहे हैं। तो यह स्थिति है। इसके विपरीत राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को बता रहे हैं कि हम आपके लिए यह करना चाहते हैं, हमने अब तक यह किया है। 55 साल सरकार चलाई, क्या हमने आपसे कभी कुछ छीना? नहीं। क्या हमने कभी आपको कुछ देने में कोताही करी? नहीं। क्योंकि हम अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते थे, हम आपकी सरकार चलाते थे। हम इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सरकार चलाते थे, वंचितों की सरकार चलाते थे और हमने उन्हें मजबूत किया। उनके लिए जो जरूरी था उतने पूंजी को हमने प्रमोट किया जिससे आपको रोजगार मिले। हमने तमाम सारे रोजगार देने वाले संस्थान खोले, कंपनियां खोली और प्राइवेट सेक्टर में भी खुलवाई। लेकिन आज क्या है? नौकरियां दो न दो, पैसा कमाओ। ये अदानी अंबानी मॉडल जो है वो मॉडल हमने तो नहीं किया था। हमने तो आपका कभी संविधान छीनने की बात नहीं करी, हमने आपके अधिकार छीनने की बात नहीं की थी। उल्टा हम लगातार आपको अधिकार देते रहे। संविधान में भी दिया, हम ही ने दिया था। संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा
तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और संविधान के बाद एक्ट बना के तमाम अधिकार, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे खाद्य का अधिकार हो यानी खाने का अधिकार हो, और चाहे कोई भी अधिकार हो, महिलाओं के हो, पुरुषों के हो, सबके अधिकार हमने दिए, हमने कोई छीना नहीं। अब परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम मंत्री कहने लगे हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए, कम से कम 400 से पार कीजिए। क्यों 400 चाहिए जब यह पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मपुरी अरविंद कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है, हमें पूरी व्यवस्था बदलनी है, इसलिए हमें 400 चाहिए, 400 पार चाहिए। यह अपने इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, इसलिए मोदी जी को 400 पार चाहिए। ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು। इस केस में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। वो तो चेंजेस जो भी आएंगे आएंगे, पहले भी तो आए, 370 भी तो हमने किया क्योंकि हमारी मेजॉरिटी। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और ये सारी डिसीजंस जो है ये हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने की ही डिसीजंस है। ये वो है जो राजघराने टाइप से आते हैं, गरीबों के नहीं। तो इस तरह की बातें लगातार ये लोग कह रहे हैं। तमाम नेता, जब इनके जिम्मेदार नेता कहते हैं, चुने हुए सांसद कहते हैं, चुने हुए मंत्री कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी और इनके आरएसएस के तमाम बड़े, चाहे संघ प्रमुख हो, मोहन भागवत तक कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। उसी खेल के खिलाफ राहुल गांधी खड़े होते हैं और वो संविधान की प्रति लेकर आजकल चल रहे हैं, दिखाते हैं, कहते हैं आप बताइए आपको यह चाहिए या अदानी अंबानी की वह सरकार चाहिए जो आपका संविधान छीनना चाहती है, खत्म करना चाहती है, जो आपके अधिकार छीनना चाहती है, जनता के अधिकार छीनना चाहती है। फैसला आपको करना है। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है, रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। तब राहुल गांधी कहते हैं मैं इसकी रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। आप सोचिए
राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो ऐसे में कहते हैं कि अब निर्णय आपको करना है कि आप किसकी सरकार बनाएंगे, अडानी और नरेंद्र मोदी की सरकार या गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की सरकार, वो सरकार जो अधिकार देती है। दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो पूरा दुनिया का है उसमें हमारी यह स्थिति है कि ग्लोबल लीडर्स की उस लिस्ट में मोदी का नाम शामिल हो गया है जो प्रेस की आजादी को छीनता है, उसे गुलाम बनाता है। इसमें जो नाम है वो नाम सुन लीजिए। किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का किंग है वो है। इसमें मोहम्मद बिन सलमान है, सऊदी अरब का जो है, और उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान है, और उसमें नरेंद्र मोदी का नाम। तो आप समझ लीजिए इन टॉप जो 4 लोग हैं उनमें नरेंद्र मोदी का भी नाम, यानी टॉप आज जो सिटिंग है 3 उनमें नरेंद्र मोदी शामिल है, क्योंकि इमरान खान तो आजकल जेल में है। तो आप समझ लीजिए जो ऐसा करते हैं सजा भी जनता देती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की खास मित्र शेख हसीना भी इसमें शामिल हैं जो बांग्लादेश की हैं। इसके बाद कैरी लैम है हांगकांग के, उनसे भी नरेंद्र मोदी के बड़े याराना संबंध है। फिर विक्टर आर्बन है हंगरी के, उनसे भी इनके अच्छे संबंध हैं। फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे, लेकिन जो मुख्य हैं उनमें नरेंद्र मोदी है। अब आप समझ सकते हैं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी के चौथे पिलर को खत्म करने का काम करते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी बताते हैं आज कि उन्हें 400 पार क्यों चाहिए। 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। तब वो बताते हैं, तो आप समझ लीजिए कितना झूठ, कितना नफरत भरा पनपाने के लिए करते हैं। इससे समझ सकते हैं वो कहते हैं ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की साजिश को रोक सकूं। तो भाई आज ही आप हैं 303 है तो आप कर लेते। तो साजिश रोकने के लिए उसकी क्या सिर्फ सरकार की जरूरत होती है? आप सबको जेल में डालिए जो साजिश करता है। 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान बदलना है ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू ना कर दे। भाई कांग्रेस कैसे लागू कर सकती है? चाहे आप 400 आए, चाहे 272 आए, और चाहे 250 भी आएंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि आपके सहयोगी दल मिला के आप बना लेंगे सरकार। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा विषय नहीं है, तो कांग्रेस कैसे खत्म कर सकती है? फिर ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद न बन जाए, ताला न लगा दिया जाए। अब आप बताइए, जहां मंदिर बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बना है और ट्रस्ट ने बनाया है, उसमें कांग्रेस कैसे मस्जिद बनवा सकती है? कैसे वो कर सकती है? संभव ही नहीं है। लेकिन साहब कुछ भी कह सकते हैं ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को सौंप न दे। तो कांग्रेस ने तो आज तक नहीं सौंपा है, तो सौंपने का काम तो आप ही करते हैं। आपने चीन को 5000 वर्ग किलोमीटर सौंप दी, आपने बांग्लादेश जो है सौंप दी, और इसके बाद में कांग्रेस को कहते हैं, तो कांग्रेस ने तो कोई नहीं सौंपी। तो आप यह समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये कहते हैं नेपाल ने कब्जा कर ली, उनको आप सौंप दिए, तो ऐसी स्थिति में यह सत्य है कि ये सारे काम जो ये करते हैं दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं ताकि SC ST OBC के मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका ना डाल दे।
अरे भाई, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं, कांग्रेस तो नहीं करती है। कांग्रेस तो सर्व समाज की बात कर रही है, 90% उन लोगों की बात कर रही है जिनके आपने अधिकार छीने हैं। तो कैसे हो सकता है? फिर अजीब बात है। ओबीसी घोषित करने की बात हो, तब आता है कि एक इंटरव्यू में आपने खुद स्वीकारा कि कांग्रेस सरकार ने 55 साल सरकार रही, उसने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। मुसलमानों को सिर्फ आपने दिया, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आपने इंटरव्यू में कहा कि आप किस तरीके से, कैसे चीजें बदलना चाहते हैं। तो बदलना क्या चाहते हैं? 400 पार इसीलिए चाहिए, एक संविधान बदलना है। कांग्रेस तो कभी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ही संविधान दिया। और जब कांग्रेस ने ही संविधान दिया तो कैसे हो सकता है? राहुल गांधी तो संविधान ही बचाने की बात करते हैं। यह बताता है कि आप सिर्फ नफरत पनपाते हैं, और जब नफरत का खेल करते हैं तो राहुल गांधी के जवाब आपको डराते हैं। आपकी बहुत प्यारी जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी डराती हैं कि कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी। तो कांग्रेस का इतना हुआ जवाब दिखाते हैं। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, आपकी भले सीटें नहीं आई, सबसे ज्यादा सीटें 303 आई, लेकिन कांग्रेस की सीटें 2/3 बहुमत से बहुत ज्यादा सदैव रही। 1989 तक कांग्रेस के पास में 425 सीटें थी, 425 सीटें। बावजूद इसके कांग्रेस ने तो कभी भी न संविधान बदला, न कोई और व्यवस्थाएं बदली। इवन राम मंदिर का शिलान्यास मस्जिद के साथ वाली उस भूमि पर, जिस पर दावा किया जाता था कि राम पैदा हुए, कांग्रेस ने ही करवाया था। तो कांग्रेस कैसे ये करेगी? इससे समझ में आता है कि आप डर गए हैं। आपको अब डर लगने लगा है कि आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। और जो अंडर करंट है उसने आपको हिला दिया है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसने आपको हिला दिया है। और जब हिला दिया है तब आप ऐसी साजिशें रचते हैं। यदि आप सही में जीत रहे होते तो आप राधिका खेड़ा जैसे लोग जो झूठ और नफरत पनपाते हैं, आप रोहन गुप्ता जैसे लोग, आप गौरव वल्लभ जैसे लोग, ऐसे लोग न लेते। आप शेरगिल जैसे लोग, ये प्रवक्ता तक आप चोरी न करते। आप प्रवक्ता भी चोरी कर रहे हो, विधायक भी चोरी कर रहे हो, सांसद भी चोरी कर रहे हो। तो आप यह खेल रच रहे हो। और यही नहीं, जिन सीटों पे आप जीत रहे हो, जैसे गांधीनगर सीट हो, सूरत की सीट हो, इंदौर की सीट हो, कांग्रेस मान के चल रही थी कि आप जीत रहे हो। जो उनका सर्वे बता रहा था उसमें आपको जीता बता रहा था। आपका तो सर्वे बता ही रहा था, फिर भी आप वहां के तमाम प्रत्याशियों को डराकर, धमकाकर, कहीं किसी का कुछ वापस करा रहे हो, कहीं 16-16 प्रत्याशियों के नामांकन वापस करा रहे हो, कहीं नामांकन रद्द करा रहे हो। ये बताता है कि वास्तव में आप डरपोक हैं। इतना डर गए हैं, सत्ता जाने के भय से डर गए हैं कि कहीं हम हार गए, कहीं अंडर करंट ने काम कर दिया तो क्या होगा। यह बताता है कि आपको डर है, आपको जेल की सलाखें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो पाप आपने किया है उससे देश आज गर्त में जा रहा है। इसलिए अब इस देश की जनता फैसला कर रही है। तो 283 सीटों पे जो मतदान हो गया है, वहां अब तक का मतदान का ट्रेंड आपके सफाए के संकेत दे रहा है। 543 सीटें हैं जो, जिसमें से
83 में हो चुका है, यानी आधे से ज्यादा पे हो चुका है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जाने का वक्त आ गया है। जय